please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पित आर्या। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पार से फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के शाहपुर सेक्टर में भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही है। साथ ही रिहायशी इलाके जो हैं वहां भी पाकिस्तान मोर्टार से गोले दाग रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पवन, क्या अभी भी फायरिंग जारी? हाँ बिल्कुल, सुबह से फायरिंग शुरू हुई है। पुंछ का शाहपुर सेक्टर है, वहां पर हैवी मशीन गन और मोर्टार शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है और खास करके मोर्टार शेलिंग रिहायशी इलाकों में की जा रही है। भारतीय सेना भी इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन फायरिंग अभी भी जारी है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो सीजफायर का वायलेशन है वो चल रहा है। वो चाहे पुंछ का इलाका हो, वहीं मेंढर में भी पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का वायलेशन हुआ है। मेंढर के बालाकोट इलाके में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। शुक्रिया पवन। उत्तर चतुर्वेदी बड़ी खबर दे रहे हैं। बीएचयू में लाठीचार्ज मामले में विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। लाठीचार्ज के बाद आरोप झेल रहे चीफ प्रॉक्टर ओएन सिंह ने इस्तीफा दिया। चीफ प्रॉक्टर ओएन सिंह ने लाठीचार्ज की घटना की नैतिक जिम्मेदारी ली है। वाराणसी के कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण ने बीएचयू मामले पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने घटना को लेकर शासन को भेजी गई रिपोर्ट में बवाल का जिम्मेदार बीएचयू प्रशासन को ठहराया, जिसके बाद बीएचयू के वीसी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। क्योंकि वाराणसी के कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण ने अपनी रिपोर्ट में बीएचयू में हुए बवाल का जिम्मेदार यूनिवर्सिटी के प्रशासन को ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के लिए बीएचयू का प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि पीड़ित छात्रा की शिकायत पर संवेदनशील रवैया नहीं दिखाया गया। इसकी वजह से छात्राओं का गुस्सा भड़क गया। वहीं वक्त रहते हालात को भी संभालने की कोशिश नाकाम रही। घटना को संवेदनशीलता से हैंडल किया जा सकता था। समय रहते रुकती तो बात इतनी बड़ी न बढ़ती। कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद बीएचयू के वीसी को हटाने की मांग भी तेज हो गई। एक बेटी को बेइज्जत किया जाएगा तो गिरीश चंद्र त्रिपाठी और बीजेपी और योगी आदित्यनाथ कार्रवाई नहीं करेंगे? शर्म आनी चाहिए गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी को और इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष ने बीएचयू में हुई घटना के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और वाइस चांसलर को हटाने की मांग की, जिसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों ने भी वीसी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इस कड़ी में शिवसेना ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और घटना की निंदा करते हुए वीसी को हटाने की मांग की। किस प्रकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, वहाँ के वाइस चांसलर का इस्तीफा लेना चाहिए। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी वीसी को तुरंत पद से हटाने की मांग उठाई। वाइस चांसलर के रुख ने, उसके क्रियाकलापों ने प्रदेश सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए मुसीबतें पैदा की हैं। अविलंब प्रभाव से उसको वहाँ से हटाना चाहिए। बीएचयू के वीसी के खिलाफ सत्ता पक्ष की ओर से भी आवाजें उठ रही हैं। हालांकि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीएचयू के वीसी को हटाने की मांग का विरोध किया और उनका बचाव करते हुए बीएचयू में हुई घटना के पीछे साजिश का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, इंद्रेश कुमार ने तो बीएचयू के वीसी की खुलकर तारीफ भी की। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां के कुलपति हर दृष्टि से सक्षम है और योग्य हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तो बीएचयू की घटना के पीछे वामपंथी विचारधारा के लोगों का हाथ करार दिया। अमित सिंह बड़ी खबर दे रहे हैं। बलात्कारी राम रहीम के जेल जाने के बाद से ही फरार चल रही हनीप्रीत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। फरार चल रही हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अग्रिम ट्रांजिट बेल की मांग की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट का नहीं है, बल्कि हनीप्रीत चाहे तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत गिरफ्तारी से बच रही है और ऐसे में उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की अग्रिम ट्रांजिट बेल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके लिए सबसे आसान रास्ता ये होता कि वो सरेंडर कर दें। हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्य दिल्ली हाईकोर्ट से बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। प्रदीप आर्य हाईकोर्ट से हनीप्रीत को कोई राहत नहीं दिलवा पाए। अदालत ने हनीप्रीत की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया और बहस में हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्य ने दावा किया कि हरियाणा में हनीप्रीत की जान को खतरा है। वकील ने कहा कि चंडीगढ़ में हनीप्रीत के खिलाफ माहौल है। हनीप्रीत का निवास दिल्ली में है। दिल्ली पुलिस ने रेड की है उस पते पर जो हमने याचिका में लिखा था। हमारी क्लाइंट के लिए हरियाणा सुरक्षित नहीं है। लेकिन जज ने पूछा कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट में आपका जुरिस्डिक्शन है।
वकील ने जवाब दिया कि हनीप्रीत का निवास दिल्ली में ही है। जज ने दो टूक कहा कि आप दिल्ली में सरेंडर कीजिए। तो वकील ने कहा कि हनीप्रीत अपने पिता के साथ कोर्ट से निकली, हेलीकॉप्टर में बैठकर चली गई, वहां से तो उनके खिलाफ किसी भी तरीके का मामला नहीं बनता है। सुनवाई के दौरान बार बार जज ने हनीप्रीत के ठिकाने और उसके सरेंडर करने के बारे में सवाल किए, लेकिन हनीप्रीत के वकील बार बार यही कहते रहे कि हरियाणा में हनीप्रीत की जान को खतरा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जज ने सुनवाई के दौरान दो टूक कहा कि किसी भी तरीके से हनीप्रीत को जांच में शामिल होने के लिए पंचकुला जाना पड़ेगा। तो वकील ने जवाब दिया कि हनीप्रीत के लिए चंडीगढ़, सिरसा और पंचकुला सुरक्षित नहीं है। जज ने फिर सवाल किया कि आप अग्रिम जमानत मांग रहे हैं, हनीप्रीत कोर्ट में आई नहीं है, क्या वो कल ज्वाइन करेंगी इन्वेस्टिगेशन? वकील ने फिर वही बात दोहराई कि हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी, परसों कर लेंगी, आप प्रोटेक्ट करिए मुझे। हरियाणा पुलिस के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि आप कहीं जाते हैं, वहां रुकते हैं तो वो आपका ठिकाना नहीं बन जाता। हनीप्रीत के पासपोर्ट में दिल्ली का पता नहीं है, इसलिए यहाँ मामले का ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता। खुद हनीप्रीत ने भी याचिका में कहा है कि जब वो दिल्ली आती है तो यहाँ रहती है। जज ने फिर सवाल पूछा, अगर आपको 12 घंटे की प्रोटेक्शन दी जाए तो कहाँ सरेंडर करेंगी? वकील ने फिर दोहराया कि हमें सुरक्षा दीजिए, हम सरेंडर कर देंगे। अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और रात 8 बजे फैसला सुनाते हुए कहा कि हनीप्रीत को दिल्ली हाई कोर्ट अग्रिम जमानत नहीं दे सकती क्योंकि मामले की ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली में नहीं बनती। हनीप्रीत को जमानत के लिए पंचकुला कोर्ट या पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक हनीप्रीत के वकील ये भरोसा नहीं दे पाए कि जमानत मिलने पर हनीप्रीत जांच में शामिल होंगी। कोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत की याचिका केवल गिरफ्तारी से बचने की कोशिश है। हनीप्रीत की बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट ने आज डिसमिस कर दी है, ये कहकर कि दिल्ली हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं बनती। जानबूझकर कोई एड्रेस देकर दिल्ली हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनाए तो कोर्ट को देखना पड़ता है वाकई दिल्ली के परमानेंट रेजिडेंट हैं कि कहीं और के। डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपस्ना पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपस्ना 27 सितंबर को पंचकुला में एसआईटी के सामने पेश होंगी, जहां उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। राहुल गांधी अमेरिकी विश्वविद्यालय की तरह भारत में भी संवाद कार्यक्रम करेंगे। आरजेडी नेता के बेटे पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए बिहार के मोतिहारी में कर्मचारियों ने बैंक बंद किया। एमएमआरडीए ने माना कि कमाई से ज्यादा खर्च होने की वजह से मुंबई की मोनो रेल रोजाना 3 लाख रुपए के घाटे में चल रही है। सलमान खान ने बिग बॉस का 11वां सीजन लॉन्च किया। आमिर खान और जायरा वसीम की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का नया गाना आई विल मिस यू जारी किया गया। I'll miss you, होताने प्रेम करू છું, I'll miss you। खबर है कि आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत के लगाए गए इल्जामों पर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा। खबर है कि रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 चीन में 10,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में दावा किया कि अगले 5 साल में देश को बाल मजदूरी से मुक्त कराने में सफलता मिलेगी। लखनऊ में आयोजित रैली फॉर रिवर्स कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्धकुंभ से पहले गंगा में एक भी खुला नाला न गिरने की योजना पर काम करने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के शिरडी में 1 अक्टूबर को होने वाले साईं बाबा के शताब्दी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात के मोरबी जिले में हुई एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी का स्वागत पाटीदारों की परंपरागत पगड़ी और जैकेट पहनाकर किया गया, जो गुजरात में चुनावी यात्रा के दूसरे दिन पाटीदारों के गढ़ में पहुंचे और सरकार पर हमला करते हुए पाटीदारों को साधने की कोशिश की। इससे पहले राहुल गांधी मोरबी जिले के टंकारा में चुनावी रैली में शामिल हुए, जहां उनका स्वागत पाटीदारों की परंपरागत पगड़ी पहनाकर किया गया, जिसके बाद राहुल गांधी को एक कांग्रेस नेता ने रंग बिरंगी जैकेट पहनाई। स्वागत की औपचारिकता के बाद राहुल गांधी ने भाषण देना शुरू किया और पाटीदारों को साधने की कोशिश की। बीजेपी ने आपके लोगों पर गोली चलाई, आप पर अत्याचार किया, ये कांग्रेस का काम तरीका नहीं है। राहुल गांधी ने यहाँ सरदार पटेल को भी याद किया। आपने देश को सरदार पटेल जी दिए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम सबको एक साथ लेकर आगे चलेंगे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने पाटीदारों के गढ़ में प्रचार किया और इस दौरान वो जगह जगह रास्ते में रुककर लोगों से भी मिले। क्योंकि राहुल की यात्रा के रूट में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ऐसे में राहुल ने भी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया और गर्मजोशी से सबसे मिलते हुए आगे बढ़े।
इस कड़ी में राहुल का काफिला जामनगर पहुंचा तो भारी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस को हाईवे पर ही रोक लिया, जहां राहुल गांधी लोगों के बीच पहुंचे और हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पाटीदारों के गढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने हर जगह सरदार पटेल का जिक्र किया और पटेल के बहाने सरकार पर निशाना साधा। सरदार पटेल जी की मूर्ति बन रही है, चाइना में बन रही है, उसके पीछे भी मेड इन चाइना लिखा होगा, ये शर्म की बात है। राहुल गांधी ने यहां गुजरात मॉडल पर भी सवाल उठाए और किसानों की मुश्किलों को गिनाने के बहाने पाटीदारों की कमजोर नब्ज छूने की कोशिश की। जनक दवे बड़ी खबर दे रहे हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। एक तरफ राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले पर सरकार को घेरा, तो वहीं जीएसटी पर भी सवाल उठाए। राहुल ने नोटबंदी के फैसले को अपराध करार दिया। राजनीति पर राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ ईमानदार राजनेता होना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जब भी राजनीति में सच बोलने की कोशिश की जाती है तो लोग गालियां देने लगते हैं। राहुल ने कहा कि उन्होंने भी सच बोलना चाहा, लेकिन उन्हें उस समय भी गालियां मिली। मैंने फोन किया, मैंने कहा मनमोहन सिंह जी आपने न्यूज सुनी? 2 मिनट बाद, मतलब मोदी जी के भाषण के 2 मिनट बाद मनमोहन सिंह जी ने कहा नहीं। क्या हुआ? मैंने कहा मनमोहन सिंह जी बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी कर दी, 1000 रुपए और 500 रुपए का नोट कैंसिल कर दिया। दूसरे साइड से सन्नाटा। 3-4 बार मैंने बोला हेलो हेलो। 20 सेकंड बाद कहते हैं राहुल। मैंने कहा मनमोहन सिंह जी क्या हुआ? कहते हैं अंग्रेजी में, राहुल आई एम रिकवरिंग फ्रॉम द शॉक ऑफ व्हाट यू टोल्ड मी। मुझे आपने ऐसा झटका मारा कि 20 सेकंड में बोल नहीं पाया। अगला सेंटेंस था, इन लोगों ने ये क्या कर दिया। दिस इज ए क्रिमिनल एक्ट। मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन इंडिया is to be a honest politician. I'm telling you, honest politician को ऐसे जूते पड़ते हैं, उसकी ऐसी पिटाई होती है, ऐसी गाली लगती है, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने ये सहा है। गुजरात के गांधीनगर में डिप्टी सीएम नितिन पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोग सफेद टोपी पहनकर नारे लगाने लगे और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इसलिए जैसे ही गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना शुरू किया, पाटीदार समुदाय के लोग हंगामा करने लगे। नारेबाजी कर रहे इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने पाटीदारों को आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन बैठक में आरक्षण देने की बात को टाल दिया गया। इसके बाद इन लोगों का गुस्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही फूट पड़ा। कल कैबिनेट के ऐलान होगा, कैबिनेट के अंदर ये आरक्षण की डिमांड है वो चालू ही रहेगी। आरक्षण की डिमांड पर हमारी लड़ाई जारी है। हालांकि सरकार के साथ पाटीदारों की हुई बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी। जानकारी के मुताबिक आरक्षण के मुद्दे पर आयोग बनाने पर सरकार सहमत हो गई। इसके अलावा सरकार पाटीदार नेताओं पर दर्ज मामले वापस लेगी। साथ ही पुलिस की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवार के लोगों को नौकरी मिलने का भी भरोसा मिला। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर पर शिकंजा कसा। बिल्डर से वसूली के आरोप में गिरफ्तार दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर पर ईडी ने हवाला का केस दर्ज किया। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व इंजीनियर यादव सिंह और उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में आपसी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में लड़की से छेड़छाड़ और वीडियो बनाने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के चुरू की रहने वाली एक छात्रा ने 3 लड़कों पर अगवा करने और गाजियाबाद ले जाकर रेप करने का आरोप लगाया। चिली के चेमुको में कुछ सुरक्षाकर्मी एक महिला को घसीट कर ले जाने लगे। ये महिला उन प्रदर्शनकारियों में शामिल थी जो यहां मापुचे इलाके के लोगों की आजादी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इसी मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों ने यहां एक रैली निकाली, लेकिन रैली में आए लोगों का प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाई। इसी दौरान विरोध जता रही इस महिला को भी सुरक्षाकर्मी सड़क से घसीटते हुए वैन की ओर ले जाने लगे। चिली के मापुचे इलाके के रहने वाले प्रदर्शनकारी यहां की आजादी और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर 4 आदमी 111 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पुलिस ने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों के 16 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लोग विरोध जताने पहुंचे। सोमवार को भी लोगों ने यहां एक रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने उन्हें पानी की बौछार से खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारी नहीं भागे और पुलिस के सामने देश का झंडा लहराकर नारेबाजी करने लगे।
और दीपक मिश्र बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने एक दुकानदार को गिरफ्तार किया। दुकानदार सामान लेने आई बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था और उसी वक्त दुकान के बाहर मौजूद एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। इसके बाद बच्ची के परिवार वाले और आसपास के लोगों ने थाने के बाहर हंगामा किया। परिवार वालों का आरोप है कि दुकानदार ने बच्ची को डरा धमकाकर उसके साथ गलत हरकत की। पुलिस ने आरोपी दुकानदार किशन चंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तेल की बोतल इसकी दुकान पर लाने गई तो ये पकड़ के हाथ अंदर खींच लिया। मेरे पड़ोसी सारे देख रहे, सारे वीडियो बनाए। वही हमें लड़की को लेके घर में बताएं जाए कि तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारी लड़की के साथ बेइज्जती हो रही है वहाँ। मुझे इंसाफ चाहिए। जो अभी का सीन है वो तो ये है कि कोई लड़की बच्चा सामान लेने गया था, उसके साथ ही जबरदस्ती कर रहा था। और करने के बाद, और ये आज की बात नहीं, 15 दिन पहले ही मैंने अपनी आंखों से देखा इसको। इसके पीछे वाली गली में एक लड़की रहती थी, वो सामान चीज लेने आई हुई थी, उसके साथ भी उन्होंने गलत हरकत करनी उसकी। और आज भी नहीं, आज से 20 साल पहले भी मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, हम उस टाइम भी इसने लड़की को गंदी फिल्म दिखा रहा था और गंदी उसके साथ हरकतें कर रहा था। दीपक इस तरीके की हरकतें लगातार करता रहता था, तो इसके खिलाफ पहले शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? देखिए, अभी तक कोई मामला ऐसा नहीं आता क्योंकि पुलिस का कहना है कि अगर इससे पहले भी जिस तरह से आज लोग जागरूक हुए हैं और इसका वीडियो बनाकर लोगों ने वायरल किया, उसके बाद पुलिस को ये सूचना मिली, तो अगर ये कुछ साल पहले अगर लोग सूचना दे देते या कोई शिकायत इसके खिलाफ देते तो शायद उसी वक्त इसको धर दबोचा होता। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब इससे पूछताछ की जाएगी और उन पुराने केसेस के बारे में मालूमात की जाएगी जो इसने किया है, क्योंकि कई लोगों ने इस पर आरोप लगाया कि कई साल से ये बच्चों को अपने बच्चों के साथ यौन शोषण किया करता था। तो ये सारी चीजें जो है अब जांच के बाद ही खुल पाएंगी। शुक्रिया दीपक। कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल की सजावट लोगों को हैरत में डाल रही है, जहां मां दुर्गा की मूर्ति को सोने की साड़ी पहनाई गई है जिसका वजन 22 किलो है। पंडाल को इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर बनाया गया है और यहाँ मूर्ति को 20 कैरेट सोने से बनाई गई साड़ी पहनाई गई जिसकी कीमत 6.5 करोड़ रुपए है। साड़ी के डिजाइन में फूल पत्तियों, मोर की आकृति का इस्तेमाल किया गया। इस साड़ी को 50 लोगों ने मिलकर 2.5 महीने में तैयार किया। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल और मूर्ति को सजाने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सोने की साड़ी पहने मां दुर्गा की मूर्ति को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कोलकाता में एक सुनहरे रंग के पंडाल के बाहर खड़े बच्चे और महिलाएं मोबाइल से पंडाल की फोटो खींचने लगे। इस दुर्गा पंडाल को फिल्म बाहुबली में दिखाए गए महिष्मती महल की तर्ज पर तैयार किया गया है और इसी वजह से दुर्गा पूजा देखने आए बच्चे और महिलाएं पंडाल की खूबसूरती और भव्यता को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे। बताया जा रहा है कि इस दुर्गा पंडाल को फिल्म बाहुबली 2 में दिखाए गए महिष्मती के महल की तर्ज पर तैयार किया गया है। पंडाल के अंदर और बाहर खास तरह की लाइटिंग की गई है जिससे पंडाल की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। पिक्चर इतना पॉपुलर हुआ है और इतना बिजनेस हुआ है और हर आदमी जानते हैं महिष्मती प्रासाद बाहुबली पार्ट 2 का। 100 फीट ऊंचे इस दुर्गा पंडाल में विराजमान दुर्गा प्रतिमाओं को सोने के भारी भरकम गहनों से सजाया गया है। नवरात्र के मौके पर कोलकाता में दुर्गा पूजा देखने के लिए बाहर से आए श्रद्धालु भी इस पंडाल की खूबसूरती को देखकर हैरान है। हमको आश्चर्य हो रहा है ये देख के, क्योंकि ये 2 टेम्पररी स्ट्रक्चर है, इतना अच्छा बन रहा है। बताया जा रहा है कि इस खूबसूरत दुर्गा पंडाल को 3 महीनों में करीब 300 लोगों ने तैयार किया है, जिसे बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ते हुए पुंछ के रिहायशी इलाकों में फायरिंग। बीएचयू में लाठीचार्ज की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चीफ डॉक्टर ओएन सिंह ने इस्तीफा दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अपील के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दार्जिलिंग में 104 दिनों से चल रही हड़ताल खत्म की। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने देश की खराब अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए वित्त मंत्री जेटली पर निशाना साधा। ट्विटर जल्द ही मैसेज के लिए अक्षरों की संख्या 140 से 280 करने जा रहा है। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब की सरकार ने पहली बार महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दी।